बिहार में भी विधानसभा चुनाव सर पर खड़ी है। आप देख रहे हैं परिस्थितियां को। सामने आपको एक बड़ी चुनौती और बीच में जन स्वराज की एंट्री। क्या लगता है पीके कुछ परिवर्तन कर सकेंगे या बीजेपी कुछ नया खेल खेलेगी? सुबह से लेकर के शाम तक बस नेशनल मीडिया से लेकर के लोकल मीडिया तक में एक ही बातें चलते रहती है कि अमुक जगह समाज की सबसे घिनौनी करतूत की चर्चा है। मैं शब्द का उच्चारण भी करना मुनासिब नहीं समझता हूँ, तंग आ गया हूँ सुन सुन करके। और हम उस देश में हैं जहाँ सर्वधर्म समभाव की चर्चाएं की जाती थी, जहाँ की परंपराएं अद्भुत थी। आज उस देश की राजनीतिक व्यवस्था ऐसी हो गई है जहाँ इन चीज़ों पर नेशनल मीडिया पर बैठ करके एक रेपिस्ट का पक्ष रखा जाता है, दलीलें दी जाती है। यहाँ की घटना पर आप कुछ नहीं बोले तो वहाँ की घटना पर आपने कुछ नहीं किया। राजनीतिक पार्टियाँ एक मत नहीं हो पाती हैं, जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। पूर्व सांसद जी का बहुत स्वागत करेंगे। महोदय, क्या लगता है कि इस विधि व्यवस्था में जहाँ नारियों की पूजा होती है, आज वहाँ पे ये दशा। अभी रक्षाबंधन का त्यौहार हुआ है, राखियाँ बांधी हैं देश की नारियों ने। क्या कुछ होगा अब? देखिए, निर्भया के बाद जो ये दूसरी बड़ी घटना घटी है, जो सामने आया है, उसने दिखाया है कि इस देश में संवेदनशीलता घटती जा रही है। और ये सब जिस राजनीति की आपने चर्चा की, उस राजनीति का यह रुख इसलिए है कि समाज विखंडित है। समाज ने राजनीति को नहीं पहचाना, लेकिन राजनीति ने समाज को पहचान लिया है। समाज जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा और नेताओं के बीच में बटी हुई है। बटे हुए समाज का नेतृत्व राजनीति करती है, तो वो अपने ढंग से जो उसके हित में होता है उस हित को साधती है। और आपने ठीक ही कहा कि अनैतिक चीज़ के भी औचित्य को स्थापित करने में वे हिचकते नहीं हैं, क्योंकि ऐसा करने में भी समाज का एक बड़ा वर्ग उनका समर्थन करता है। तो जो मूल समस्या जिसकी ओर मैं बार बार अपने सार्वजनिक जीवन में कहता हूँ और कहता रहूँगा कि समाज को जागृत करने का है। जिस समय विखंडित समाज, विखंडन का मतलब होता है कि हम अपने आप को अपने जाति की परिधि से बाहर निकालने को तैयार नहीं होते, अपने आप को दलीय परिधि से बाहर निकालने को तैयार नहीं होते, क्षेत्र भाषा की परिधि से बाहर नहीं। तो इन परिधियों में बंधे हुए लोग उनको उस परिधि से बाहर निकाला। जब हम सेकुलर बनाना कहते हैं तो सेकुलर का मतलब यहाँ हिंदू मुस्लिम सिर्फ समझा जाता है। सेकुलर का मतलब होता है कि व्यक्ति समाज परक होकर समाज के हित में सोचता है, तात्कालिक हित को नहीं सोचता है। एक और बात जो मैं कहूँगा, जो एक महत्वपूर्ण शब्द है, सोच का स्वार्थ। कोई व्यक्ति कुछ काम करता है तो कहता है कि इसमें मेरा क्या स्वार्थ है, मुझे ना पैसा मिल रहा है ना पद मिला, फिर भी मैं कर रहा हूँ। तो आप एक थिंकिंग बनाते हैं, एक सोच बनाते हैं। उस सोच के आधार पर लोगों में काम करते हैं। वो जो स्वार्थ होता है वो घातक होता है व्यक्तिगत स्वार्थ से। व्यक्तिगत स्वार्थ में तो आप थोड़ी क्षति पहुंचाते हैं, पता रहता है कि आप अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। सोच के स्वार्थ में संक्रामक की ओर बढ़ता है, क्योंकि आपका व्यक्तिगत लाभ नहीं है लेकिन समाज को हानि पहुंचाते। तो मुझे लगता है सोच की स्वार्थ से बाहर निकालना, समाज में की जागरूकता के स्तर को बढ़ाना। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, जब बेगूसराय में चुनाव आने लगता है तो ऐसा लगता है कि बेगूसराय भारत पाकिस्तान की तरफ बट गया। 8-9 महीने पहले चुनाव होने के बाद आपको हिंदू मुस्लिम समस्या समाप्त नजर आती है। चुनाव हो गया, अब एक ही जगह कहीं मस्जिद में, कहीं मंदिर टूटने का, कहीं लव जिहाद की होती भी होंगी तो समस्याएं सतह पर नहीं आ रही हैं। क्यों? तो समाज को स्वयं सोचना पड़ेगा। और जब तक समाज के लोग नहीं सोचेंगे, उनको इस दर्दनाक पीड़ादायक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। देश के राष्ट्रीय स्तर की लीडरशिप जब ये कहें कि भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, विदेश मंत्री रहे हैं। उसके बाद कल कैलाश विजयवर्गीय ने भी कह दिया है कि 2054 में भारत की भी स्थिति ऐसी ही कुछ हो सकती है, गृह युद्ध हो सकता है। आपको क्या लगता है? देखिए, एक बात जान लीजिए, भारत की जनता बहुत ही परिपक्व है। नेता क्या कहते हैं
उनकी कितनी सोच है, कितनी समझ है। ना वो गांधी हैं, ना वे तिलक हैं, ना वे लाला लाजपत राय हैं। वे वोट बटोरू नेता हैं। तिलक को वोट नहीं चाहिए था, लाजपत राय को वोट नहीं चाहिए था, गांधी को वोट नहीं चाहिए था, जयप्रकाश नारायण को वोट नहीं चाहिए था। तो ऐसे नेताओं की जुबान पे कोई नियंत्रण नहीं रहता है। वे आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, और सत्ता के स्वार्थ में अराजकता फैलाने की असीम सीमाएं इनमें हैं। जिनकी आप बात कर रहे हैं सलमान खुर्शीद की, उनकी पार्टी सत्ता से बाहर रहती है तो जिस तरह से मछली पानी से बाहर रहकर छटपटाती है, वही ये कर रहे हैं। इस देश में इसकी कल्पना करना अराजकता आएगी, हम नहीं सोच सकते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते वक्त भी हमने गृह युद्ध नहीं किया और हमने अराजकता नहीं लाने दिया। हमने लड़ाई भी अनुशासन में लड़ी, हमने आगजनी भी की तो उसका उद्देश्य उसका निहित था। भगत सिंह जी ने जब बम गिराया तो उसका भी उद्देश्य निहित था। तो भारत के लोग पीढ़ियों से, सभ्यता ये देश है, ये परिपक्व हैं। ऐसे नेताओं को बदजुबानी से इस देश की जनता नहीं चलती है। मुझे लगता है कि समय आ रहा है कि जनता चरित्र को ढूंढ रही है, जनता विचार को ढूंढ रही है, जनता ईमानदारी को ढूंढ रही है। वह जब जहाँ मिलेगा जनता उसके साथ खड़ी होगी और सभी सीमाओं को लांघेगी। जनता की भूख और प्यास, यानी चरित्रवान व्यक्ति के लिए भूख और प्यास बढ़ती जा रही है। उसने प्रयोग पे प्रयोग किया है और अनेक प्रयोग करने के बाद अब प्रतिबद्ध लोग भी उस प्रयोग से उब चुके हैं। इसे देखते हैं जब कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति उभर कर आता है। जयप्रकाश बाबू आए, एक समय कदम कुआं में 5-10 लोगों से घिरे रहते थे, वो भुला दिए गए थे। लेकिन जब देश में चरित्र का संकट आया तो इतने राजनेताओं के बीच में, क्या राजनेताओं की कमी थी? उस समय भी 4000 एमएलए एमपी थे देश में। आखिर उनमें से कोई नेतृत्व करने क्यों नहीं आया? विनोबा भावे महाराष्ट्र के थे और बिहार में सबसे अधिक ज़मीन लेकर चले गए। तो मुझे लगता है कि आज समय उसी ओर बढ़ रहा है और ऐसे अराजकतावादी नेताओं की मैं भर्त्सना करता हूं और जनता को हर स्तर पर ऐसे नेताओं का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए जो इस देश में अराजकता लाने या उसकी संभावना की बात करते हैं। निकट समय में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं और 370 हटने के बाद की पहली विधानसभा चुनाव। बीजेपी ने वहाँ पे इंडिपेंडेंट रूप से किसी से अलायंस नहीं करने की घोषणा भी कर दी है। क्या लगता है जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर? देखिए, जम्मू कश्मीर से 370 का हटाना एक राष्ट्रीय स्तर का नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फैसला था। जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन ले गए थे। सरदार पटेल सहित पूरा देश ऐसा नहीं चाहता था। इस 370 का और जम्मू कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका था। वहाँ घटने वाली एक एक घटना न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, द गार्डियन, द टेलीग्राफ, ये ब्रिटेन और अमेरिका के अखबारों में छपते थे। तो उस में यह मजबूत कदम उठाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए साधुवाद दिया जाना चाहिए कि बिना किसी हिचक का कदम उठाया। 2019 में 5 अगस्त को 370 निरस्त हुआ। उसके बाद से लगातार 24 तक जम्मू कश्मीर में विकास की कहानी लिखी गई है और वहाँ के पंचायत, वहाँ के सरपंच से आप बात कीजिए, उनको ऐसा लग रहा है कि किस तरह से नई दिल्ली उनके हित में काम कर रही है। आम लोगों का सशक्तिकरण, महिलाओं का है, कुटीर उद्योग का है, बड़े उद्योग का है, पर्यटन इतनी बढ़ गई है, तो वो एक नई दुनिया को देख रहे हैं। तो मुझे लगता है इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अगाध समर्थन लोगों का मिलेगा और जम्मू कश्मीर पंथ निरपेक्षता की एक नई कहानी लिखेगी, जिसमें जो लोग 370 के नाम पर, हिंदू मुस्लिम विभाजन के नाम पर मुसलमान के वोटों का ध्रुवीकरण करते थे, वह अब निरस्त होगा, गलत साबित होगा। सर, लगातार विपक्ष के द्वारा जातीय जनगणना पूरे देश में कराने की बात कही जाती है। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दों को रख पाती है कि पहले हम घुसपैठिया की गणना कर लेते हैं, फिर हम जातीय गणना की तरफ बढ़ेंगे? देखिए, जो लोग इसका मांग कर रहे हैं वे कितने ईमानदार हैं, उनसे पूछिए। जातीय जनगणना के पीछे उनकी मंशा क्या है? जो घोषित मंशा है कि जाति के आधार पर
प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये पार्टियां जो जाति के आधार पर बनी हुई हैं, उस जाति को अपने एक घर के भीतर समेट दिया है। अपने ही घर के बेटे बेटी, पत्नी, भाई भतीजे, पत्नी के भाई, इनको राजसत्ता का सुख देना, इनके परिवार के लोग ही उस चरम तक पहुंचते हैं, दूसरों को अनुमति नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कि यह जो मांग है, उस मांग के पीछे सिर्फ समाज में कटुता पैदा करना है। हम सब जानते हैं कि जो लोग प्रतिनिधित्व से बाहर रहे हैं, जो लोग शिक्षा से, अध्यात्म से बाहर रखे गए हैं और सदियों से रखे गए हैं, जिन पर जुल्म हुआ है, सामंतवादी व्यवस्था ने उनको न पढ़ने दिया, न राजनीति में प्रतिनिधित्व दिया। ऐसे लोगों को अब ऐसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। वे स्वयं जागरूक हो रहे हैं और जागरूक हम सब कर रहे हैं। जो जिन जाति पर आरोप लग रहा है, कथित रूप से उसी जाति के लोग ही समाज सुधारक रहे हैं, कथित रूप से उसी जाति के लोग ही सशक्तिकरण के कारक रहे हैं। अब सहजानंद सरस्वती की जाति जो भी हो, इस देश में किसान आंदोलन के जनक थे। तो मैं यही मानता हूं कि इस तरह की जनगणना की मांग करने वाले का के स्वार्थ को जनता पहचाने, पहले उनकी पात्रता को देखे, फिर जनता उनकी बात माने। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा रैशनल स्टैंड है कि हम ओबीसी कमीशन को भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक दर्जा दिया है, जिसका काम कांग्रेस पार्टी 7 दशकों में नहीं कर पाई। और जिस प्रकार से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का यूपीएससी में या बाकी सेवाओं में तरजीह दी जा रही है, उनको सम्मान के साथ उनको सशक्तिकरण किया जा रहा है, महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है, ये सब बातें समाज को आज मजबूती के साथ प्रभावित कर रही हैं। बिहार में भी विधानसभा चुनाव सर पर खड़ी है। आप देख रहे हैं परिस्थितियां को, सामने आपको एक बड़ी चुनौती और बीच में जन स्वराज की एंट्री। क्या लगता है, पीके कुछ परिवर्तन कर सकेंगे या बीजेपी कुछ नया खेल खेलेगी? देखिए, लोकतंत्र में तो हर किसी को जनता का मुद्दा उठाने का अधिकार है और प्रशांत किशोर यदि उठा रहे हैं तो इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। वो सब जगह जनता की बात कर रहे हैं, वो एक राजनीतिक पार्टी बनाए हैं, तो ये उनका हक है। लोकतंत्र में किसी के हक पर सवाल करना ही लोकतंत्र का दुश्मन बनना होता है। और लोकतंत्र में संवाद को, सह अस्तित्व को समय मिलना चाहिए। विपक्ष और पक्ष दोनों को रहने का समान अधिकार है, दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो राजनीति है वो व्यक्ति केंद्रित की जगह विषय केंद्रित होना चाहिए। विषय क्या है बिहार के सामने? आपकी आंख के सामने बाढ़ की समस्या विकराल रूप में है, लोगों के घर कट गए हैं। पहली बार यदि बाढ़ आती तो हम सोचते हैं कि चलो अचानक आ गई, कोई सरकार क्या कर पाएगी। ये बाढ़ सदियों से आ रहा है। मैं दियारा का मुद्दा लगातार उठाता रहा, मैं एक एक दियारा जाकर देखा। सामान्य 2 बीघा, 1 बीघा, 10 कट्ठा वाले किसान की हालत, वो तो उस ज़मीन से ही पेट नहीं भर पाते थे, बाढ़ के कारण तो कर्ज में चले जाते हैं, उनकी ज़मीन कट जाती है। तो मूल मुद्दा जो है वो मुद्दा है बढ़ती हुई विषमता, लोगों को अधिकतम रोजगार और जातीय और सांप्रदायिक असहिष्णुता को समाप्त करना। और इसके लिए हमें लगता है कि हम सबको प्रयास करना चाहिए। और बिहार विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो बिहार की जनता उसको अच्छी तरह समझती है। बिहार को जो एक बड़ी रकम दी गई है, जो आज़ादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी रकम दी गई है विकास के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रुपया दिया गया है। तो मुझे लगता है कि बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर जन आकांक्षाओं को जो स्वरूप दे रही है, उसमें हमारी सरकार बनेगी और बहुमत के साथ सरकार बनेगी, अच्छी बहुमत के साथ सरकार बनेगी। जनता उन लोगों को खारिज करेगी जो लोग सिर्फ जातीय व्यक्तिवादी नारे लगाते हैं। उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली देने के अतिरिक्त उनके खजाने में कुछ भी नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खजाने में विकास और गरीबों के कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य कोई चीज़ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो थे हमारे साथ राकेश सिन्हा जी, पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। इन्होंने जो कुछ कहा है उसको आपने सुना भी। निश्चित तौर पर हम आपकी राय कमेंट बॉक्स में चाहेंगे।
और ये बताइएगा कि जो बातें रखी गई है उन बातों का जो जवाब आया है वो कितना हृदय से है, कितनी सत्यता है। बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार दिखाते रहेंगे तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।